कराची की बड़ी कोकेन मेकर अनमोल पिंकी की अदालतों में पेशियां। मलीर कोर्ट ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिटी कोर्ट में शोर शराबा, नारेबाजी और हंगामा आराई। कोकेन डॉन को चेहरा ढांपकर अदालत में लाया गया। मुलजिमा बार बार चेहरे से कपड़ा हटाती रही। खातून एहलकार की मुंह पर हाथ रखकर मुलजिमा को बोलने से रोकने की कोशिश। अदालत में मुलजिमा ने पुलिस पर झूठे मुकदमात बनाने और तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। बेगुनाह होने का दावा किया। कहा, मेरा साबिक शोहर ये सब कुछ करवा रहा है। लाहौर में 6 पुलिस एहलकारों ने 22 दिन पहले पकड़ा, 5 दिन पहले कराची लाए, ताला तोड़कर मुझे फ्लैट में लेकर गए। इस हवाले से मजीद बताएंगे उसामा मलिक। बिल्कुल हेरा, देखें आज जो है वो अनमोल और पिंकी जो कि कोकेन मेकर उसको कहें, कोकेन क्वीन कहें, कोकेन डीलर कहें, तो जो है वो सबकी ज़बान पर एक ही नाम है। आज जब उसको दूसरी बार अदालत में पेश किया गया तो सब जो है वो आज चूँकि हफ्ते का रोज़ था, इसीलिए नॉर्मली जो दीगर अदालतें थी, दीगर केसेस थे, उसकी समाअत नहीं थी। सिर्फ चंद केसों की जो है वो समाअत थी, इसलिए सिटी कोर्ट में भी कोई जो है वो क्राउड नहीं था। वकीलों का अमला भी बहुत ज़्यादा कम था और जो दीगर अदालती अमला होता है वो बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन सुबह से ही जो है वो वहाँ पर गहमा गहमी थी और सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था कि पिंकी को जो है वो कब पेश किया जाएगा। तकरीबन 11 बजे का जो है वो अराउंड टाइम दिया गया था, लेकिन उससे कुछ देर कबल ही तकरीबन 10:30 बजे का वक्त हुआ था कि इसी दौरान एक पुलिस मोबाइल आती है और उसमें जो है वो एक खातून को उसी तरीके से प्रिटेंड करके लाया गया क्योंकि उसमें इतनी सिक्योरिटी थी और उसके जो है वो ढाँप कर लाया गया था। बेसिकली पुलिस ने जो है वो मीडिया को भी ट्रैप करने की कोशिश की और जो तमाम मीडिया का अमला था उसको वहाँ पर लगा दिया गया कि इसी गाड़ी में जो है वो पिंकी, और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उसकी फुटेजेस बनती रहीं और दीगर जगहों पे वो प्रेटेंड हो भी गई कि ये पिंकी है। लेकिन उसके 15 मिनट बाद एक और गाड़ी इंटर होती है और उसमें से जो है वो पिंकी बरामद होती है। जब उसको ऊपर ले जाया जा रहा था तो एक क्राउड में राहदारी की, अदालत की जो राहदारी थी वहाँ पर उसने अपना जो चेहरा ढांपा हुआ था उसको उतारा और उसकी जानिब से इल्जामात लगाए गए, शोर गुल किया गया। अदालती राहदारी में उसका कहना था कि मुझ पर तमाम झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझे 20 दिन पहले जो है वो लाहौर से उठाकर लाया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, तमाम झूठे मुकदमात बनाए गए, मेरे घर वालों को इसमें जो है वो घसीटा जा रहा है और दीगर उसने इल्ज़ामात लगाए। फिर पुलिस बामुश्किल जो है वो ख़वातीन पुलिस एहलकार जो थी वो उसके चेहरे पर हाथ रखती रहीं, उसका मुँह बंद कराती रहीं, लेकिन वो बोलना चाह रही थी। और फिर उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट जो जुनूबी की अदालत है उसके रूबरू पेश किया गया। फिर अदालत ने उससे इस्तफसार किया। अदालत क्योंकि अदालत से जो कमरा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जो पिंकी की जानिब से वकील पेश हुए थे उनकी जानिब से बोला गया कि रूम का गेट बंद कर ली जाए, लेकिन फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि इतने ज़्यादा तफ्तीशी अफसरान हैं, अदालत का गेट नहीं बंद हो सकता। तो वहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी और जो तमाम केसेस थे वहाँ पर SIU गिजरी भी मौजूद थे, SIU जो दरक्षा हैं वो मौजूद थे, SIU CIA भी मौजूद थे और जो दीगर थाने के SIU थे, सच्चल थाने की भी जो पुलिस थी वो भी वहाँ पर उसका रिमांड हासिल करने के लिए आई थी। फिर उसको वहाँ पर पेश किया गया। क्राउड बहुत ज़्यादा था इसलिए समाज शुरू हुई। फिर अदालत ने उससे नाम पूछा, अदालत ने उससे इस्तफसार किया, उसने अपना नाम अनमोल बताया। उसके बाद उससे पूछा गया तो वो बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, उसका कहना था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उसके बाद फिर अदालत ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि आप पानी पिएँ, आपको यहाँ कोई हिरासा नहीं करेगा, कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएगा। फिर उसके वकील का बयान रिकॉर्ड किया गया, तफ्तीशी अफसरान का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। फिर जैसी पिंकी वहाँ से बाहर निकलती है जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत से और उसको वस्ती की अदालत में जो है वो पेश करना था। ये दूसरा मुकदमा था जिसमें जो है वो 2025 में स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अंदर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक फूड जो राइडर था वो पकड़ा गया था जिसके पास से मंशात बरामद हुई थी। उसमें पिंकी का भी नाम था और उसमें ये मफरूर थी। वहाँ से चंद ही मिनट की जो है वो दूरी पर जुनूबी के सामने जो है वो बिल्डिंग में वस्ती की अदालत थी, वहाँ पर उसको सिटी कोर्ट के अंदर ही पेश करना था। लेकिन उस दौरान भी पुलिस को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसी बाहर निकली फिर एक बार पिंकी ने जो है वो शोर गुल किया। उसका ये कहना था कि उस पर तशद्दुद किया गया है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। फिर वहाँ पर उस पर शोर गुल भी हुआ। इतने देर में जाते जाते उसके पाँवों से जूतियाँ जो थी वो भी चप्पलें उतर गई थी। पुलिस एहलकारों को भी धक्के वगैरह पड़े। बहुत ज़्यादा जो है वो एक क्राउड जमा हो गया था। पुलिस बड़ी मुश्किल से जो है वो उसको वहाँ की वस्ती की अदालत में लेके गई। वहाँ मैं खुद भी समाअत के दौरान मौजूद था। पिंकी ने तमाम जो उस पर इल्ज़ामात हैं उसको जहाँ से गिरफ्तार किया गया उसने अदालत के सामने बताया। उसको यही अदालत से उसने पिंकी ने खुद मुलज़िमा ने सवाल किया कि आप मुझे खुद बताएं कि मैं मेरे घर पर छापा पड़ता है तो क्या मैं वहाँ से हंसी खुशी मुस्कुराती हुई गेट खोलूँगी और अंदर तमाम चीज़ें बरामद होंगी। फिर उसने बताया कि मुझे जो है वो ले जाया गया मेरे एक पुराने घर पर जो कि
25 साल से 20 साल से बंद था, उसका ताला तोड़ा गया और अंदर तमाम मट्टी ही मट्टी थी, लेकिन वहाँ से जो है वो चमकती हुई मंशियात की पैकेट्स बरामद हुए। फिर तफ्तीशी अफसर से जब अदालत ने इस्तफ्सार किया तो तफ्तीशी अफसरान का खातून तफ्तीशी अफसर वहाँ पे SIO की पेश हुई थी। उसका कहना था कि ये मुलज़मा है, इसके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस हैं मंशियात के और इसके अकाउंट से तकरीबन 3 से 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और इसके जो फैमिली ट्रीज है वो इसका भाई भी मंशियात में, इसका भाई एक लाहौर में गिरफ्तार भी हो चुका है और इसका सौतेला भाई भी मंशियात में मुलव्विस है। फिर अदालत ने उससे तमाम फरीकैन को सुना और जो कोर्ट ऑर्डर था वो लाने की इस्तदा की। उसके बाद जब आखिर में अदालत ने तमाम कार्रवाई सुन ली थी, दोनों फरीकैन के वकीलों को सुन लिया था, तो फिर दोबारा पिंकी जो है वो इंटरप्ट किया। फिर अदालत के जो मुअज़्ज़िज़ जज थे उनकी जानिब से एक बार फिर जो है वो तफ्तीशी जो खातून अफसर थी उसको कहा गया कि आपने इसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना, इसको हाथ नहीं लगाना। तो उस पर तफ्तीशी जो खातून अफसर थी उसने जवाब दिया कि सर मैंने इसको कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, हमने इनका मेडिकल कराया है, कोई टॉर्चर नहीं हुआ। पिंकी ने वहाँ पर फिर खातून जो तफ्तीशी अफसर थी उसको इंटरप्ट किया और उसका कहना था कि मुझे मारा गया है। फिर उसको बड़ी मुश्किल से बाहर लाया गया। मीडिया के एक सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि आप क्या कहना चाहती थी मीडिया से। कमरा अदालत में उसने पिंकी ने यह भी कहा कि वो मीडिया से गुफ्तगू करना चाहती है, मीडिया से उसको गुफ्तगू नहीं करने दी जा रही। वो मुतअद्दिद मरतबा अपना चेहरा उठाकर मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रही थी। बस्ती की अदालत से जैसी सीढ़ियों पर आ रहे थे तो एक साफ़ी ने उससे सवाल किया कि आप मीडिया से गुफ्तगू करना चाह रही थी तो क्या कहना चाह रही थी। उसका कहना था जवाब में कि हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। फिर उसके आगे उसको मलीर कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से ले जाकर सख्त सिक्योरिटी में मलीर के जो मजिस्ट्रेट थे उसकी अदालत में, वहाँ पर मलीर का जो मुकदमा था वो 2 रोज़ कबल दर्ज हुआ था सच्चल थाने में, जहां पर पुलिस ने SIO बगदादी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें उसके घर से रेड की थी और वहां से मंशियात तकरीबन 65 लाख रुपए से ज़ायद की जो मंशियात है वो बरामद हुई थी। उस मुकदमे में मलीर कोर्ट में उसको पेश किया गया था। मलीर कोर्ट का जो है वो फैसला इस वक्त आ गया है जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत ने तमाम जो फरीकैन को सुनने के बाद ये फैसला किया है कि उसको जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाएगा और उसको जो है वो इसकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जेल भेजने का जो है वो हुक्म दे दिया है। लेकिन अब जो नासरीन, जिला वस्ती की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने मुलज़िमा पिंकी से सवाल किया कि मीडिया से क्या कहना चाहती हैं, जिस पर पिंकी ने जवाब दिया, हम तो डूबे हैं सनम, इन सबको लेके डूबेंगे। मुलज़िमा ने क्या कहा ये दिखाते हैं। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? ओहो, मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? ओहो, उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, हम तो डूबे हैं सनम, इन सबको भी ले डूबेंगे, इसका मतलब ये है कि बातें जितनी मर्जी हो जाएं, सनम और उनके वकील की जो बॉडी लैंग्वेज है नज़र आ रहा है कि डूब चुके हैं। तो कौन कौन साथ डूबेगा, कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? आज जो है वो आज समात हुई, उससे कबल जब समात हुई थी आज से 3 से 4 रोज़ कबल, उसमें हमने एक पिंकी का एटीट्यूड देखा था। उसमें वो एक ग्लासेस लगाती हुई लड़की टी-शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस आती है और उसका एक हाथ में जो है वो मिनरल वाटर की बोतल होती है। उसके ठाठ ख़त्म नहीं हो रहे थे, उसका एटीट्यूड था। वो फिर कमरा अदालत में जाती है, टांग पर टांग रख कर बैठती है और बड़ी आसानी से जो है वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन आज जो है वो उसका एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो आते के साथ ही जो है वो उसने शोर व गुल किया। उस दिन उसने मीडिया से कोई गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की। पहले रोज़ उसने नहीं बताया कि उसको जो है वो लाहौर से उठाकर लाया गया है, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या क्या किया गया है। लेकिन आज वो जैसी अदालत में आई तो उसकी जानिब से तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया गया। उसका कहना था कि उस पर झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं, झूठे बयानात उससे दिए जा रहे हैं, उसकी जो है वो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। उसने बाकायदा तौर पर यह भी अदालत को, मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया कि उसकी तमाम वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं और उससे कहा गया कि अगर तुम वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करवाओगी तो फिर तुम्हारे जो है वो घर वालों को भी इन केसेस में डाल दिया जाएगा। फिर जो है वो आज कुछ कशमकश में भी वो नज़र आई और लेकिन फिर जाते जाते जो है वो उसने एक कोशिश यही की कि उसका यही कहना था कि हम तो डूबे हैं सनम, तो हम सबको ले डूबेंगे। तो इसका बहुत बड़ा भी मकसद हो सकता है। लेकिन आज जो है वो पिंकी की बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, लेकिन उसने मीडिया से जो है वो बार बार गुफ्तगू करने की कोशिश की। हमने भी उससे सवालात किए तो वो जवाबात दे रही थी, लेकिन पुलिस एहलकार जो है वो कोशिश कर रहे थे कि पिंकी कुछ ना बोले। अदालत ने भी जो है वो उसको गुफ्तगू से रोक दिया था। पुलिस एहलकार जो ख़वातीन एहलकार थी वो भी उसको जो है वो बार बार उसके चेहरे पर हाथ रख रही थी कि ये ना बोले। ठीक है उसामा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पिंकी के वकील ने तमाम मुकदमा झूठे करार दिए हैं। दावा किया है कि हिरासत के दौरान मुकदमा बनाया गया,
गैर कानूनी असलहा और मनशियात के केसेस में पेश किया गया। 22 दिन हो गए, कभी कहीं तो कभी कहीं ले जाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से ब्रांड बनाया हुआ है। नहीं किया, कोर्ट ने, अदालत ने सुन लिया है। अब ये सेंट्रल में लेकर आए हैं, इसके बाद यहाँ से उसको मलिर लेके जाएंगे और सारे झूठे केसेज हैं। 512 में FIR इन्होंने दर्ज करके मकरूर किया हुआ है। 2 FIR इनकी थी, गार्डन की और एक जो है बगदादी की, उसके अंदर इन्होंने रिमांड मांगा है। पिंकी केस के बाद मुबैना नेटवर्क से मुतालिक नए इंकशाफात, हैंडलर्स की जानिब से नए राब्ता नंबर जारी होने का दावा, सोशल मीडिया और मैसेजेस के जरिए सरगर्मियों का तसलसल, अकाउंट्स ब्लॉक होने के बाद मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र मुबैना नेटवर्क पर बरकरार। दुरुस्त शहवार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिंकी तो बंद हो गई मगर उसका काम बंद ना हो सका। कुकीन जो डीलर कुकीन जो क्वीन है पिंकी, इसके बंद होने के बाद भी शहर में नए नंबर से ऑनलाइन कुकीन की फरोख्त जो है जारी होने का इंकशाफ सामने आया, जिसमें जराये के मुताबिक जो है पिंकी के हैंडलर से नंबर तब्दील करके धंधा दोबारा शुरू कर दिया, जबकि साथीन को भेजे गए मैसेजेस में दावा किया गया है कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, मगर उनके दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। पैगामात में ये भी कहा गया कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कुकीन दस्तियाब है। गोल्डन स्टफ जो है वो 25,000 रुपए फी ग्राम, जबकि स्टोर स्टफ जो है वो 15,000 रुपए, सिल्वर स्टफ जो है वो 15,000 रुपए फी ग्राम। बिल्कुल दूल्हे, ये बताइएगा, अभी जिस आज अदालत में पेशी हुई है उसमें पिंकी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी मुझे तो फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे से झूठे बयानात दिलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद यही खबर सामने आई है कि ये जो धंधा है ये कॉन्टिन्यू है, जो कोकेन की फरोख्त है वो जारी है। और हमने देखा था कि मुबैना ऑडियो में भी पिंकी का यही कहना था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मैं अपना एक जानशीन मुकर्रर करके जा रही हूँ। इसका मतलब है हकीकत तो यही है कि ये खुद ही पिंकी चला रही थी और अब वो इससे मुकरने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे ये पिंकी अकेली इस काम में मुलव्विस नहीं है। अगर हम 10 मार्च की तरफ एक नजर डालें तो 10 मार्च में भी एक मुलजिम जो है गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, जिसने जो है इस बात का इंकिशाफ किया था कि वो इसको जो है नशा जो मंशियात है वो फराहम करता है। और ये अभी तो सिर्फ ये ग्रोह का एक जो है चेहरा सामने आया है, इसके अलावा जिशान नामी शख्स भी गिरफ्तार हुए इसकी निशानदेही पर। अभी पसे पुष्ट इसके कितने चेहरे हैं वो बताए जाएंगे, वो सामने लाए जाएंगे। जैसे आज भी अगर अहाता अदालत में देखा जाए, इसने एक सहाफी के सवाल पर ये कहा था कि सहाफी ने इससे ये पूछा कि आप मीडिया से कुछ बोलना चाहते थे, उसने ये कहा कि हम तो डूबेंगे, सबको ही ले डूबेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी ये बात जो है बहुत सारे मामला की तरफ पॉइंट आउट करती है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी सिटी 21 ने एक खबर नशर की थी, जिसमें इसकी जानिब से कुछ नाम जो है वो सामने आए थे, जिसमें ना सिर्फ सियासतदान, अदाकार और मॉडल्स के नाम भी इसने जो है दिए हैं। जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसके जो खरीदार हैं उनका बताया था कि ये जो इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं और ये लोग जो हैं मेरे खरीदार हैं, मुझसे खरीदते रहे हैं। अभी सामने तो ये 2 फेसेस आए हैं, 2 से 3, जिसमें जिशान है, पिंकी है, बस पुरुष कितने चेहरे हैं वो अभी सामने आना उनसे बिल्कुल वो अभी सामने आना बाकी है। दुरेशवार अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास 20 मई को तलब। फरियाल टालपुर इजलास की सदारत करेंगी। वज़ीर दाखिला और आला पुलिस अफसरान की शिरकत मुतवक्के है। IG सिंध समेत अहम हुकाम कमेटी को ब्रीफ करेंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, अपडेट कीजिए, इजलास से मुतालिक क्या एजेंडा है? आजिज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि सिंध असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास जो है वो 20 मई को तलब कर लिया गया है। फरियाल टालपुर इजलास की सदारत करेंगी। मजीद बताएंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा, इजलास का क्या एजेंडा है? जी देखें, ये मंशियात के हवाले से बहुत अहम एजेंडा है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं ये जो पिंकी की गिरफ्तारी हुई है वो भी साबिका जो इजलास था ये दाखिला की कायमा कमेटी है जिसकी चेयरपर्सन फरियाल टालपुर हैं, उनकी सदारत में इजलास हुआ था। उसके बाद सिंध भर में मंशियात के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है। तो अब दोबारा 20 को और बुधवार वाले दिन दाखिला की जो कमेटी है कायमा कमेटी, उसका फरियाल टालपुर ने इजलास तलब किया है। इसमें अरकान असेंबली जो है इसके मेंबर्स हैं और सूबे भर से जो पुलिस के आला अफसरान हैं उन सबको तलब किया गया है। IG सिंध भी इसमें तलब हैं, जबकि मुख्तलिफ रीजन की जो DIGs हैं
उनको भी तलब किया गया है। मुख्तलिफ अजला के SSPs को भी तलब किया गया है, जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सूबे भर में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो फैसला किया गया था उस पर कितना अमल हुआ है। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार भी इस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन इसमें खुसूसी तौर पे कौमी असम्बली के कुछ मेंबरान को भी बुलाया गया है इस इजलास में, और मुख्तलिफ सरकारी हुकाम को भी बुलाया गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारों को भी इस इजलास में बुलाया गया है। बुधवार रोज यानी 20 मई को शाम 4 बजे सिंध असम्बली की कमेटी रूम नंबर 1 में इस कायमा कमेटी का इजलास होगा फरियाल टालपुर की सदारत में, और इसमें अहम फैसले मुतवक्किल हैं। खास तौर पे मुमकिन है कि इसी इजलास में अनमोल और पिंकी के बारे में कोई रिपोर्ट भी पेश की जाए और इस हवाले से कुछ फैसले भी किए जाएं। तो बहरहाल मंशियात के खिलाफ सिंध में जो इस वक्त मुहिम चल रही है उस हवाले से ये इजलास बहुत अहम है। ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध की हेलीकॉप्टर के लिए 3 अफसरान की भर्ती का अमल शुरू। 2 पायलट्स, 1 असिस्टेंट डिप्टी चीफ इंजीनियर के लिए दरखास्तें तलब। उम्मीदवारों के लिए 4500 घंटे फ्लाइंग तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। PCCA लाइसेंस और इम्तिहान पास करना भी ज़रूरी है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। हेलीकॉप्टर के लिए स्पेशल ग्रेड 3 अफसरान की भर्ती का अमल शुरू किया गया। इस वजह से 2 पायलट, 1 असिस्टेंट डिप्टी चीफ इंजीनियर की भर्ती के लिए तजुर्बात की हाल उम्मीदवारों से 15 रोज में तलब की गई है। इस हवाले से उम्मीदवारों का PCCA लाइसेंस होल्डर का इम्तिहान पास होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि उम्मीदवारों की ज्यादा उम्र 57 साल लाजमी करार दी गई है। पायलट के लिए फ्लाइंग का कम अज कम तजुर्बा 4500 घंटे, जबकि असिस्टेंट के लिए 3500 घंटे लाजमी करार दिया गया। जबकि ऐसे उम्मीदवार हायर बयान दिए जाएंगे जो अपनी जाती खामी के बारे से कब वक्त रिटायर्ड या बर्तरफ किए गए होंगे। पायलट की गलती या फ्लाइट सेफ्टी खिलाफ वर्जियों पर कोई हादसा हो तो ऐसे उम्मीदवार नाहिल करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि तालीमी काबिलियत के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लाजमी करार दी गई है। अगर के मुताबिक दरखास्त के साथ साथ कवायद CV पदेदे के सर्टिफिकेट किताब की काफी और उनके अंदर डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर फ्लाइट की सुबह जमा करवाई जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा। शाहराह भुट्टो मनसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। जाम सादिक ब्रिज से मस्जिद आयशा तक कनेक्टिविटी बेहतर होने का दावा। ताज हैदर पुल और कोरंगी कॉजवे ब्रिज के काम का जायजा। 23 मई को शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह का ऐलान किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा किया है और कामों का जो है वो जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज जो है वो ऐलान भी किया गया है कि 23 मई को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कयूमाबाद से काठोर तक शाहराह भुट्टो का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि शाहराह भुट्टो के उस हिस्से पर वो आज गए हैं जो जाम सादिक ब्रिज क्रॉस करते हुए ताज हैदर ब्रिज से गुजरकर मस्जिद आयशा की जानिब जो है वो जाएगा। ये शाहराह भुट्टो का अहम हिस्सा था जिससे शहर की कनेक्टिविटी मजीद बेहतर होगी। अब जो है ब्रिज का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जबकि पीछे नया ताज हैदर पुल वाज़ेह नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब कोरंगी कॉजवे ब्रिज भी मौजूद है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो वफा भी करती है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो शाहराह भुट्टो पर आकर जो है वो तरक्याती कामों को देख सकते हैं। उन्हें शाहराह भुट्टो का दौरा करने के बाद जो है अंदाजा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ है। जी ठीक है शुएब, आपका शुक्रिया। जिना अस्पताल में रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा ओहदे देने और खुफिया भर्तियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इंतजामिया के सामने मुतालबात पेश कर दिए हैं। कमेटी का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 18 मई के बाद एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। मजीद तफसीलात ले लेंगे इब्राहिम रंस। जी
जी देखिए, बिल्कुल जिना अस्पताल के मुलाजमीन का सब्र जो पैमाना है वो लेबरेज हो चुका है, क्योंकि जिना अस्पताल में गुज़श्ता कई बरसों से खिदमात सर अंजाम देने वाले 1 से 16 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो आज अपने मुतालबात के लिए उन्होंने सुबह एहतजाज भी किया। और अब इनका मुतालबा है कि जो मुलाजमीन जिनकी तादाद दर्जनों में है 1 से 16 ग्रेड तक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली और उनकी आशीर्वाद के बायस जो है उनको दोबारा उसी ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। और वही अफसरान जो रिटायर हुए हैं इन मुलाजमीन के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ियाँ भी कर रहे हैं और दूसरे किसी को आने भी नहीं दे रहे। जबकि अस्पताल की इंतजामिया मुतअद्दिद अस्पताल के अंदर जो घर हैं वो भी उनको अलॉट किए हुए हैं रिटायर्ड को, गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की जा रही हैं, फ्यूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर इन मुलाजमीन का कहना है कि कम अज़ कम ये जो रिटायर हो रहे मुलाजमीन उनके बच्चों को नौकरियाँ दी जाएँ, उन्हीं को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। और अस्पताल जो है इंतहाई मसाइल का शिकार हो चुका है। तो इस हवाले से एक्शन कमेटी के जो अहदेदार हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे। शाहिद इकबाल साहब, क्या मुतालबात हैं? इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी करप्शन सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिना अस्पताल के अंदर ये तवील अरसे से बद इंतज़ामी का सिलसिला जारी और सारी है। हम ये समझते हैं कि जिना अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं उनके प्रमोशन उनका बुनियादी हक़ है, तमाम मुलाजमीन को प्रमोशन दिया जाना चाहिए, मगर चंद रिटायर मुलाजमीन की अनापरस्ती और उनके गलत कानून की इंटरप्रेशन की वजह से उन मुलाजमीन का जो है यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो सक रहा। हम ये तमाम लोगों से, हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि रिटायर मुलाजमीन को फिलफौर फारिग किया जाए और उनको जो मराद दी जा रही हैं उसका भी कमा किया जाए, उनका भी खात्मा किया जाए। इसके साथ साथ जो नई भर्तियाँ की जा रही हैं उसके हवाले से वाज़ेह शफाफ पॉलिसी बनाई जाए, उसके अंदर जो रिटायर मुलाजमीन के बच्चे हैं, जो इसके अहल हैं, उनको ये भर्तियाँ दी जाएँ। मगर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हर बंदे ने अपनी अपनी एक रियासत कायम की हुई है, अपनी रियासत के अंदर वो भर्तियाँ कर रहा है, ना किसी इंतज़ामिया को पता, ना साथ वाले बंदे को पता कि किसकी भर्ती हो रही है, कौन लेटर लेके आ रहा है, किसके तहत से ये लेटर जारी हो रहा है। तो मैं आपकी तवज्जो से अपनी जॉइंट एम्प्लॉइज़ कमेटी की तरफ से इंतज़ामिया को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि इस हवाले से मुलाजमीन के मुतालबात पर संजीदगी से नोटिस लें और जो इनके जायज़ मुतालबात इसको हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। कब तक का टाइम दे रहे हैं आप? हम ये जो है हमारा ये एहतजाज शुरू हो चुका है, बरोज़ पीर सुबह 9 बजे से हमारा ये एहतजाजी धरना इसी तरह जारी और सारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। ठीक है, शायद इकबाल साहब थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि जिना अस्पताल की इंतजामिया जो वो बिल्कुल रवैया बेहतर नहीं कर रही और तमाम मुलाजमीन वो हैं जो रिटायर हो चुके हैं, इस बावजूद भी उनको मराद भी दी जा रही हैं, ओहदों पे भी फैज़ किया जा रहा है। और अब जो है अंदरूनी खाना मुख्तलिफ अंदाज में भर्तियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और एम्प्लॉयज़ जो है वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो पीर से अस्पताल में मज़ीद एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। जी। ऑल पाकिस्तान कार करियर एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब से पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन इमदाद नकवी ने कहा है कि नए सेस के नफाज से ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी के लिए कारोबार मुश्किल हो जाएगा और महंगाई में भी इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से PIDC का कानून जो है वो मुतारिफ कराया गया है और इस कानून के हवाले से जो बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर बिरादरी है उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और ख़दशात पाए जाते हैं कि इस कानून के हवाले से जो है वो जो असरात हैं उनका जो सेक्टर है उस पर मुरतब होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमदाद नकवी जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं ये PIDC का कानून क्या है और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है वो तहफ़्फ़ुज़ात वो ख़दशात क्या हैं? देखिए जी, ये PIDC का मतलब है पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए पंजाब के अंदर जो भी हमारे ट्रक ट्रैलर्स कार्गो लेकर जाएंगे या पंजाब से सिंध की जानब या बलूचिस्तान की जानब कार्गो लेकर जाएंगे तो पंजाब की एंट्री और एग्ज़िट दोनों पॉइंट्स के ऊपर चुंगी टाइप का एक निज़ाम दोबारा बहाल किया जा रहा है। वहाँ पर ट्रक ट्रॉलर्स के ऊपर जो कार्गो लोड होगा उसकी टोटल वैल्यू का 0.9% सेस यानी चुंगी वसूल की जाएगी। इस निज़ाम से ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत मुतासर होगा। इस हवाले से हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये अपील करते हैं कि ये जो सेस का कानून आपने इंट्रोड्यूस करवाया है इससे न सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतासर होंगे, इससे पंजाब के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, ये सब के सब बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे और ये पंजाब की हुकूमत की बदनामी का सबब भी बनेगा और करप्शन और महंगाई के कई दरवाजे खुल जाएंगे इसकी वजह से।
तो हम चाहते हैं कि इस कानून के ऊपर मरियम नवाज साहिबा और उनकी हुकूमत गौर करे और इस निज़ाम के मुतबादल कोई और तरीक़ाकार अख्तियार करे। इस निज़ाम के ज़रिए पंजाब हुकूमत आवाम के लिए तकलीफ़ का सबब तो बन सकेगी, सहूलत नहीं पैदा हो सकेगी। तो इससे हुकूमत की जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो भी डाउन होगा। हम वज़ीर आला पंजाब से और उनकी हुकूमत से ये अपील करते हैं कि अज़राए नवाजिश आप इस निज़ाम को वापस लीजिए, क्योंकि इस निज़ाम के निफाज से न सिर्फ हम सब के लिए परेशानी बनेगी, महंगाई के दरवाजे और करप्शन के दरवाजे खुलेंगे, हुकूमत का जो सियासी ग्राफ है वो भी गिरेगा। जी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इमदाद नकवी जो कि चेयरमैन है कारकारी एसोसिएशन के, इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब इस निज़ाम को वापस ले और रिलीफ फराहम करे और ऐसे इक़दाम करे जिससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी आसानी से अपना कारोबार जारी रख सके और जो हुकूमत है हुकूमत पंजाब उसकी भी मकबूलियत में इजाफे का सबब बन सके। जी महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध में बड़े तकर्रुर तबादले। हानिम बलोच को डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। ग्रेड 19 अफसर हानिम बलोच पहले ही डायरेक्टर नारकोटिक्स कराची तैनात है। डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल का ओहदा काफ़ी अरसे से खाली था। अब बात करेंगे आज़ाद नहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध में 3 जो है 19 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं, जिसके अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जा चुके हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध का इजाफी चार्ज हानिक बलोच के सुपर्द कर दिया गया है, जबकि 19 ग्रेड के अफसर हानिक बलोच डायरेक्टर नारकोटिक्स कराची के ओहदे पर विराजमान है, जबकि डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध का ओहदा खाली था। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अफसर हानिक बलोच की 1 साल की खिदमत महकमा एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स के सुपर्द कर दी गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल अर्बन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तरक्की मनसूबाबंदी इमरान भट्टी का तबादला करके उनको डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स कंट्रोल हैदराबाद औरंगजेब अकबर पंवर का ओहदे से फारिग कर दिया गया, जबकि औरंगजेब अकबर पंवर को महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी मोहम्मद मूसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए की कमी कर दी गई। ताहम शहरियों ने इस कमी को नाकाफी करार देते हुए इसे अलामत रिलीफ करार दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान हो गया, रिलीफ आया मगर अधूरा। आवाम की जेब पर दबाव बरकरार। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 409 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इजाफा फौरी और नुमाया होता है, ताहम कमी हमेशा मामूली की जाती है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के मौजूदा दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद नुमाया कमी की जाए ताकि हकीकी रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बस कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत परेशान हो रही है आवाम, हर बंदा बज़न हो रहा है। 30,000 रुपये तनख्वाह है, कम अज़ कम अभी जो पुराने रेट थे कम अज़ कम 240-230 रुपये तक तो होना चाहिए आवाम के लिए। नहीं, इससे ज़्यादा कम होना चाहिए तकरीबन। अभी तो माशाल्लाह हालात भी सही है, कोई ऐसे हमले भी नहीं हो रहे हैं। तो ख्याल से और सस्ता होना चाहिए, आवाम के लिए और फ़ायदा होना चाहिए। क्या सस्ता हुआ है, ये तो वही बात हुई ना, 20 रुपये बढ़ा के 3 रुपये कम कर दिया तो बहुत सस्ता हो गया यार। बस यही बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, और क्या है यार। उधर नई कीमतों का इत्तलाक मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर भी कर दिया गया है। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, ग्रेटर कराची रीजनल मास्टर प्लान 2047 की तैयारियों के सिलसिले में खालिद दीना हॉल में नुमाइश का इनेकाद किया गया है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए बुजुर्गों, नौजवानों और माहिरीन शहरी मनसूबाबंदी की राय ली जा रही है। शहरियों की आरा को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। मजीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 के उन्वान से खालिद दीना हॉल में
एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरी जो है मास्टर प्लान 2047 से मुतालिक अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ हमने देखा कि तजावीज़ जो है वो शहरियों की जानिब से दी जा रही हैं। अर्बन प्लानर एहसन इकबाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एहसन साहब, ये बताइएगा, ये जो एग्जीबिशन है सिंध गवर्नमेंट के और केडीए के ताउन से करवाई जा रही है, इसकी क्या मकासद है? थैंक यू सो मच। ये जो हमारा ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोजेक्ट है, जो कि इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी केडीए है। हम उसके कंसल्टेंट टीम है, जिसमें दारुल हंदासा, एशियन कंसल्टिंग इंजीनियर्स और एवरॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स, इन 3 फर्म्स के कंसोर्शियम से ये प्रोजेक्ट हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। और आज का ये जो एग्जीबिशन है, ये उसी की कंटिन्यूटी में एग्जीबिशन नंबर 2 हम कर रहे हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने फ्रेरे हॉल में की थी, जहाँ पे हमने पब्लिक ओपिनियन को गैदर करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट किया था। और उसी की कंटिन्यूटी में सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट जो हमने सबमिट की है इस प्रोजेक्ट की स्टेज 2 की रिपोर्ट, उसकी बेसिस के ऊपर जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर ओपिनियन लेने के लिए हमने जनरल ऑडियंस को इनवाइट किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम उनकी तजावीज़ और उनकी जो ओपिनियन है या जो डिस्कशंस हमारे साथ आएंगे, जो सजेशंस आएंगे, उनको सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज 3 और 4 और 5, जिसमें हम ड्राफ्ट प्रपोजल रेडी करेंगे, सबसे पहले उसको इंकॉर्पोरेट करेंगे इन सारी सजेशंस को, ताकि हम कराची हाइट्स के लिए एक बेहतर मंसूबा बना सकें जो कि अगले 20 सालों तक वैलिड होगा। अब उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 20 ईयर्स के स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स भी रेडी करेंगे, जो उस स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स में से हम प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। एंड प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में से फर्दर हम इमीडिएट एक्शन प्लान भी बनाएंगे, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी अशद ज़रूरत है, जो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी के ऊपर होने चाहिए एग्जीक्यूट, हम उनकी वैल्यूएशन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहरियों की राय को भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो शहरी आ रहे हैं और अपनी राय का जो है वो इजहार कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो है बाकायदा तौर पर सजेशन उनकी जानिब से दी जा रही है। इनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो है मास्टर प्लान के लिए शहरी जो कराची को बेहतर करने के लिए तजावीज़ देंगे, उसको भी शामिल किया जाएगा। जी नाजरीन, शहर कायद में पानी की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन अंडा मोड़ 7D के मकीन कई साल से पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि हुकाम को मुताबिद शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। की UC1 अंडा मोड़ वार्ड नंबर 2 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जो अंडा मोड़ 7D का ये इलाका है जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। मेरे साथ इस वार्ड के जो है काउंसलर मौजूद है, यूब साहब, हम उनसे बात करते हैं। यूब साहब, कितनी किल्लत है यहाँ पे पानी की, ये बताइएगा, और क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे पानी, क्या वजह है, कितने का लोग यहाँ पे टैंकर डलवाते हैं? वजूहत तो बहुत सारी हैं और बहुत अरसे से यहाँ पानी का मसला है। मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ऐसी है कि एक दफ़ा एक हिस्से में, दूसरा हिस्सा, फिर उसके 30-40 दिन बाद दूसरे हिस्से में पानी मिलता है। फिर उसके बाद मसला है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारी गलियों में आता ही नहीं है पानी। अब जब 30-40 दिन होंगे तो ज़ाहिर लोग टैंकर डलवाते हैं। आपको पता है कि टैंकर जो है ना, तो बुक कराना बहुत मुश्किल है, फिर वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का। अभी ये जो सीज़न है इसमें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो शदीद परेशानी है पानी की, मतलब मसला हल हो नहीं रहा। हम हर जगह गए, MD से तमाम एप्लीकेशंस वगैरह भी हमने भिजवाई हैं, अभी दोबारा उनको दिए, हर वक्त देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप बिल्कुल सुना आपने, अयूब साहब मौजूद है वार्ड नंबर 2 के जो है कौंसलर, इनका ये कहना है कि कई सालों से 2012 से यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना है। लोग हज़ारों रुपए के टैंकर यहाँ पर डलवाने में मजबूर हो गए। इस महंगाई के दौर में यहाँ पर जो है वो पानी डलवाना पड़ता है और शदीद गर्मी भी है, पानी ना जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों की बुनियादी जो कि ज़रूरत है। तो इन कई दफ़ा वाटर बोर्ड तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन उसके बाद भी इनका ये मामला जो है वो हल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी के सामने, खासतौर पर घर में जो ख़वातीन होती है उनको ज़्यादातर जो वो परेशानी होती है, क्योंकि जब पानी घर में नहीं होता। तो उनका यही मुतालबा है कि इस पानी का जो मसला है उसको हल कराया जाए। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बड़ी ईद की तैयारियों से मुतालिक। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों के साथ चारे की मांग भी बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि सब्ज चारा, भूसा और दाने की कीमतों में मुसलसल इजाफे से कुर्बानी के जानवर पालना मुश्किल होता जा रहा है। मजीद बात करेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा।
उल अज़हा की आमद है और ईद उल अज़हा आने के साथ ही जहां पर जानवरों की खरीद और फरोख्त के अंदर इजाफा देखने को मिलता है। कराची की जो है मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन फिर जानवरों की देखभाल के लिए, उनके चारे के लिए भी खास एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मैं चारे की दुकान पर मौजूद हूँ। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चारा कट भी रहा है, बन भी रहा है। उसके अलावा जो गाय के चारे हैं वो भी है और जो बकरे के दाने वो भी मौजूद है। यहाँ पर खरीदार मौजूद है, इनसे बात करूंगी। भाई आप मुझे बताइएगा, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कितना फर्क आया है कीमतों में? काफी फर्क आया। अभी मैंने ये गाय के लिए ले रहा था, ये तकरीबन पहले 2-2.5 हज़ार का मिल जाता था, अभी तकरीबन 3,500 रुपये का मिल रहा है इसका। और काफी महंगा, चारा भी काफी महंगा हो गया है। और जो हम ये पिछले साल जो थे रेट, काफी फर्क पड़ा है इससे। जाहिर सी बात है रेट के अंदर फर्क पड़ा है। गाय जो है, अगर हम उनकी बात करें जो जानवर लिए हैं कुर्बानी के लिए, उनकी रेट के ऊपर भी फर्क पड़ा है। जी जी जी, काफी फर्क पड़ा है। पिछले साल जो हम जानवर तकरीबन 3 लाख रुपए तक का लाए थे, वो इस वक्त 3.5-4 से कम नहीं मिल रहा है। अच्छा, जितने ये चारे हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग कैटेगरी के, तो सबके रेट अलग अलग बढ़ गए? जी जी, जैसे पेट्रोल के रेट इंक्रीज हुए हैं, इसकी वजह से काफी रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि ये पेट्रोल की जैसे इनके चारा महंगा आ रहा है, काफी दूर दूर से लेके आते हैं ये लोग, तो इस वजह से काफी महंगा पड़ गया इनको। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने खरीदार ने कहा कि जो गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है कीमतों में भी, क्योंकि हम महंगाई देख रहे हैं। पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो कल ही 5 रुपये पेट्रोल पे कम हुए, और लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो बिल्कुल बेकाबू हो गया। लेकिन महंगाई जितनी भी हो, ईद है, ईद मनानी है, कुर्बानी भी करनी है। तो जो कुर्बानी के जानवर लेकर आए हैं उनको सजाना भी है और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना है। जी, ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार है। आज भी कराची से रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में जाने वाली 5 ट्रेनें लेट हुईं। रहमान बाबा एक्सप्रेस, अलामा इकबाल, पाक बिजनेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस 1 से 2 घंटे ताखीर का शिकार है। मजीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइए। बिल्कुल, कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाली ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार है। अगर हम बात कर लें मुख्तलिफ ट्रेनों की, जिनमें कराची से लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहर जाने वाले ट्रेनें जो हैं वो घंटों जो है वो ताखीर का शिकार है। रहमान बाबा एक्सप्रेस की बात करें तो ये 12 बजे के बजाय 1 बजे जो है वो रवाना हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात करें तो दोपहर 2 बजे के बजाय ये भी तकरीबन 2 घंटे ताखीर से जो है वो तकरीबन 4 बजे रवाना होगी। इसके साथ साथ अलामा इकबाल एक्सप्रेस की बात करें तो ये 3:30 बजे के बजाय 1 घंटा ताखीर से तकरीबन शाम 4:30 पर रवाना होगी। जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बात करें तो ये भी जो है वो 4 बजे के बजाय तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट ताखीर से जो है वो 5:45 पर रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस जो है उसकी बात कर लें तो ये मुकर्ररा वक्त पर 5 बजे रवाना होगी। जबकि तेज़गाम एक्सप्रेस भी अपने मुकर्ररा वक्त पर शाम 5:30 पर रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस, ज़िक्रिया एक्सप्रेस, ग्रीन एक्सप्रेस, खैबर मील और सखर एक्सप्रेस जो है वो भी अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। फरीद एक्सप्रेस की बात कर लें तो ये तकरीबन आधा घंटे ताखीर के साथ 7:30 बजे के बजाय रात 8 बजे जो है वो रवाना होगी। जबकि मुसाफिरों से रेलवे हुकाम की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि भी किसी किस्म की मालूमात जानने के लिए राब्ता नंबर 117 पर जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी,